नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार आपके लिए किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम में, देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के प्रति हमेशा जन कल्याणकारी कदम उठाते नजर आते हैं। किसानों से मुख्यमंत्री ने अपील की है और ये कहा है कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए फसलों के नुकसान की जानकारी आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने किसानों से ये कहा है कि 15 मार्च 2024 तक आप अपने फसलों के नुकसान की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इस पर एक रिपोर्ट। देश भर में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे हरियाणा में किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बारिश से गेहूं और सरसों की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस बीच परेशान किसानों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किसानों से अपील करते हुए कहा है कि हरियाणा में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों के नुकसान की जानकारी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करें ताकि फसलों के नुकसान का आकलन किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान अपनी फसलों में हुए नुकसान की जानकारी 15 मार्च 2024 तक अपलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि किसानों को पहले खराब फसलों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करवानी पड़ेगी। इसके बाद सरकार अधिकारियों से इसका सर्वे करवाएगी। इसके बाद ही किसानों के अकाउंट में फसलों के नुकसान का मुआवजा भेजा जाएगा। किसानों को यहाँ दिए गए वेबसाइट ekshatiPurti.haryana.gov.in पर अपनी फसलों के नुकसान का विवरण तय समय से पहले भरना होगा। इसी के साथ सरकार ने पहले से ये शर्त रखी हुई है कि उन्हीं किसानों को मुआवजा मिलेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया हुआ है। आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को एक अपील करना चाह रहा हूं ताकि हम इन सब विषयों पर, क्योंकि कृषि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की जो व्यवसाय है, तो जो काम है खेती, ये खुले आसमान के नीचे है और बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि रिस्क एक्सपोजर प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब चीजों का भी है। तो इसमें विषय तो बहुत है, लेकिन केवल कंपनसेशन के नाते पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है तो मैं समझता हूं ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार प्रदेश सरकार देती है, किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूं 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। सरकार की सीमा है अपनी, सरकार ने 12,000 से 15,000 किया इस बार, तो हम 12,000 से 15,000 ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिलता है तो 18,000 से लेकर 35,000 रुपए तक मिलता है, राशि बढ़ती है और उसको कंट्रीब्यूट मात्र 2% या जो भी कुछ राशि उसके करना पड़ता है, बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। इसलिए एक तो यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर प्रेरित करना चाहिए हमको, किसान समाज को। ये कोई बाधा वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि उसको कराना ही है, क्योंकि पहले लोनी किसान के लिए बैंक करते थे
और बैंक को क्योंकि अपने पैसे की चिंता होती थी भी नुकसान हो जाएगा तो मेरा पैसा कहां से आएगा, वो ना डूबे, इसलिए लोनी किसान से लिया जाता था। हमारे या किसानों के विरोध के कारण से उसको छूट दे दी गई भी वो कराए या ना कराए। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें प्रेरित करना चाहिए किसानों को कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो बीमा कराए, एक विषय। सीएम मनोहर लाल किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। इस बात की जानकारी सीएम मनोहर लाल ने अन्नदाता सम्मेलन में भी दी थी। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से कहा कि किसानों के हित के लिए जो भी योजना चलाई जा रही है, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री समय समय पर लोगों से, किसानों से संवाद करते रहते हैं और उन्हें दी जा रही योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने लोगों को ये बता दिया है कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में किया है तो किसानों को मुआवजा जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक तय तिथि के हिसाब से किसानों को अपनी खराब हुई फसलों का डिटेल इस वेबसाइट में अपलोड करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंशा है कि जो भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ हर एक किसान को मिले। मुख्यमंत्री की ये कोशिश जनसंवाद के जरिए भी नजर आती है। जनसंवाद में लोग पहुंचते हैं, किसान पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री की तारीफ जरूर करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कई सौगात भी दी है। क्या कुछ सुविधाएं और सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा प्रदेश की आम जनता को दी गई है, उस पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने अनुग्रह राशि बढ़ा दी है। चंडीगढ़ सीएम ने बजट पेश के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाए। हरियाणा रक्षा सेवाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों CAPF में अपना भारी योगदान देकर राष्ट्र सेवा में सभी राज्यों में अग्रणी है। सरकार रक्षा, पूर्व सैनिक और CAPF कर्मियों को उनकी सेवाओं और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करते हुए उन्हें अनेक लाभ प्रदान करती है। मैं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। चाहे वे किसी भी रक्षक सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों, हरियाणा के वासी हों। सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मैं हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में 3 AFPI अर्थात आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, सशस्त्र बल तैयारी संस्थान, ये स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140 करोड़ रुपए का आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के 96.58 करोड़ रुपए के अनुमानों की तुलना में 45.51% की वृद्धि है। इसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान करते हुए मैं उनका मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला ऋण GSDP के अनुपात यानी कि 3% की सीमा के अंदर ही है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश की GSDP बढ़ती है, उसी के अनुपात में ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती है। GSDP के अनुपात में जितना ऋण लेना चाहिए, राज्य सरकार उस सीमा में ही ऋण ले रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा की बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण GSDP के अनुपात यानी कि 3% की सीमा के अंदर ही है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश की GSDP बढ़ती है, उसी के अनुपात में ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती जा रही है। GSDP के अनुपात में जितना ऋण लेना चाहिए, राज्य सरकार उस सीमा में ही ऋण ले रही है। पहली बात तो आप 70,000 के अंदर
पावर डिपार्टमेंट यूटिलिटीज का जो लोन है वो जोड़ के बताया करें, क्योंकि उसको हमने 27,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है और वो 27,000 करोड़ रुपया इधर जोड़ा था। अगर आप 70 के 27 नहीं जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आप दो पार्ट्स को अलग अलग रख रहे हैं। हमने दोनों इकट्ठे मिला के कर दिए। 27,000 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर वो आया है, सरकार के खाते में, उसको लगातार हम उतार रहे हैं। 5 साल तक वो उतारना था, अगले साल तक वो उतर जाएगा। इसलिए वो 27,000 करोड़ रुपए का माइनस किए बिना अगर करते हैं तो फिर हमें भी अपना 27,000 करोड़ रुपया कम करके बताना पड़ेगा। एक दूसरा, पीएससीज में जो लोन आप लोगों के थे उसमें भी मैंने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तो 17,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं हमारे खाते में वो भी जाना चाहिए कि हमने उस लोन से, हालांकि उस लोन को भी बढ़ाया जा सकता था एफआरबीएम के एक्ट के अंतर्गत, वहां भी ये रेशियो लग सकती थी, लेकिन उसको हमने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तीसरा, ये लोन्स के फिगर बार बार जो पब्लिक में उठाना या यहाँ उठाना, इसमें तो सीधा सीधा रेशियो है। उस रेशियो के हिसाब से जो लिमिट्स तय की होती हैं 15th फाइनेंस कमीशन ने जो 3% का जो उस समय की लिमिट थी, हम उस समय उसके अंदर थे। कोड में 3.5 हो गया, हम 3 तक भी नहीं पहुंचे, 3.5 तक जाने की जरूरत नहीं है। आज भी हम, अब जो कि हमारा स्टेट का अगर ग्रॉस जीडीपी बढ़ गया है तो जीडीपी बढ़ने के हिसाब से लोन बढ़ेगा। परसेंटेज जो है उसका हिसाब रखना चाहिए कि कितने परसेंट पर कौन गया। तो इसलिए परसेंटेज ना हमारी 3% से पहले ज्यादा थी, ना 3% से आज ज्यादा है। अगर कहीं जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब स्टेट की प्रोग्रेस है, स्टेट प्रगति कर रही है। जितना अलाउड हमारे पास लोन है उतना लेना ही चाहिए, उससे नीचे लेंगे फिर कल को विपक्ष की ओर से आएगा कि ये तो प्रोग्रेस के खिलाफ है, डेवलपमेंट के खिलाफ है। जितना हमको एक चांस मिला हुआ है वहां तक भी पहुंचते नहीं है। देश दुनिया में सब संस्थाएं, सब सरकारें ये लोन लेती हैं। जो लोन कम लेता है उसके खिलाफ एंटी डेवलपमेंट का वो लगता है, जो लोन ज्यादा लेगा उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। ये एक नियम है। हमने 3% के अंदर पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये टास्क फोर्स वर्ष 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सब केसेस के ऑडिट 2008-9 की समिति का भी ऑडिट हो चुका, 2014 का ऑडिट हो चुका, 2023 में 3 अप्रैल को हो चुका है, फिर 2014 के, 2017 के जो ऑडिट हो चुके हैं वो भी हमारे पास हैं, जो ऑडिट चल रहे हैं वो भी हमारे पास हैं। डिटेल को तो एक एक जिले का बता देता हूँ। नहीं, बचाने का विषय नहीं है। जो आप कह रहे हैं ऑडिट नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ ऑडिट चल रहा है, ऑडिट हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट हुआ, ऑडिट में कमियां पाई गई, सुओ मोटो हमने उसका नोटिस लिया, हमने एसीबी को दिया, एसीबी ने 9 एफआईआर लिखी हैं और 9 एफआईआर में कुछ तो चीजें उन्होंने जांच कर ली है और जांच भी अभी 4 जिलों की जांच है। ये ठीक है कि 4 जिलों में उन्होंने 8.80 करोड़ रुपए का एक राशि निकाली कि इतना हमारे पास कन्फर्म हुआ है। उसी में से अंदाज लगा करके जब सारी बातें होती हैं कि अगर 4 जिलों में 8 करोड़ निकल आया तो फिर सब 22 जिलों में तो 100 करोड़ निकल आएगा। कहीं 100 करोड़ का विषय अभी तक आया नहीं है, 8.8 करोड़ का आया है। दोषी अधिकारी जो है उनके नाम उल्लिखित हो गए, उनको जिनको बाहर कर दिया वो भी सब बता दिया गया है, जिनको सस्पेंड किया वो भी बता दिया गया है और जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है वो जानकारियां भी मैं आपको दे देता हूं कि जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, एक एक करके बताता हूं। अनु कौशिक, उसका एक मकान मोहाली, एक फ्लैट ये भी मोहाली, एग्रीकल्चर लैंड है 69 कनाल 5 मरले, बैंक अकाउंट है सेक्टर 12 करनाल। ये 4 चीजें उनकी अटैच हो चुकी हैं। इसी प्रकार से राम कुमार, उस समय के आरसीएस, उनका एक रेजिडेंशियल प्लॉट सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र, एक बैंक अकाउंट है उनका कैथल, ये अटैच हो चुके हैं। योगेंद्र अग्रवाल, इनका एक फ्लैट 1607 मोहाली, फिर एक अकाउंट है अंबाला, ये अटैच हो चुके हैं। सुमित अग्रवाल, फ्लैट नंबर 1605 और फिर 2 अकाउंट है, एक नारनौल में, दोनों ही नारनौल के हैं,
एक रचना अग्रवाल, उनकी कोई भी संबंध होगा, रचना अग्रवाल वाइफ ऑफ सुमित अग्रवाल, तो पति पत्नी दोनों के अकाउंट ये अटैच हो चुके हैं। नितिन शर्मा, उनका एक फ्लैट, ये फ्लैट है जीरकपुर, और इसी प्रकार से अकाउंट ये है पंचकुला, ये दो ये अटैच हो चुके हैं। इस प्रकार से जो एक्शन हुए वो हुए हैं। अब ये दुखद बात ये है कि 1992 से लेकर और अभी तक के सारे विषय बहुत दुखद है कि भी सब समय ये सारे विषय हुए तो किसी न किसी के साथ तालमेल करके हुए हैं। अब तालमेल करके जब होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि कौन कौन कल्प्रिट थे। जितने कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तो हुआ है, एसीबी इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, लेकिन ये सैकड़ों समितियां हैं, थोड़ी नहीं है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि एक एसीबी, हालांकि एसीबी अपने आप में कोई भी केस जाता तो उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केसेस बहुत होते हैं, उनको भी समय ज्यादा लगे ना लगे, इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि एसीबी के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा, और सबकी रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ जो कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे, सामान्य होगा उसको भी पकड़ेंगे। लेकिन ये जो राशि है, और ये बात भी ठीक बता दी मंत्री जी ने कि कुल 300 कुछ करोड़ रुपया जो है ये सैंक्शन हुआ उस समय से लेके आज तक 328 करोड़, जिसमें से 259 करोड़ ही यूटिलाइज दिखाया गया है, जिसके अंदर कोई संभावना हो सकती है। 69 करोड़ रुपया तो बैंकों में उसका आज भी बाकी पड़ा हुआ है। तो इस 259 करोड़ रुपए में जितना भी इसके अंदर कोई चीज मिलेगी वो फिर 850 करोड़ मैंने बताया, 8.80 करोड़ ये बता दिया, और जितना भी बढ़ेगा इसके ऊपर एक एक पैसा अन्ना पाई जितना भी रिकवर किया जाएगा रिकवर करेंगे। उनकी सर्विस जो है, कईयों को तो बर्खास्त कर दिया है, जिनको सस्पेंड किया वो दोषी पाए जाएंगे उनको भी बर्खास्त करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दोषी होंगे तो उनको भी हम बाहर करेंगे, उसको रखेंगे नहीं। लेकिन आगे से इन सब चीजों का ऑडिट साथ साथ हो रहा है, ऑडिट होते ही और जो जानकारी मिलेंगी वो भी हम एसीबी से कराएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सड़कों का चौड़ीकरण करते समय बीच में आने वाले बिजली के खंभों को अब ट्रांसमिशन कंपनियां स्वयं अपने खर्च पर हटाएगी। पहले संबंधित विभाग को बिजली के खंभे हटाने के लिए नोटिस दिया जाता था। उन्होंने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने आबकारी नीति में प्रावधान किया था कि मार्च से डिस्टिलरीज प्लास्टिक की बोतलों की बजाय कांच की बोतलों में शराब की सप्लाई करेगी, लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी की अवधि तक इस अनिवार्य प्रावधान को वैकल्पिक कर दिया है ताकि डिस्टिलरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रॉपर्टी आईडी की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने सराहना की है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 7 सिटिंग हुई है और सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी उन्होंने आभार जताया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये 5वां बजट मैंने वित्त मंत्री के नाते पेश किया और वो विधिवत रूप से आज पारित होकर के अगले वर्ष भर के लिए जो भी उसमें हमने अपनी नीतियां, अपना जो एक विजन, व्यू पॉइंट रखा है उसको सदन ने जो है सर्वसम्मति से पारित किया है। मैं पूरे सदन का और पूरे विधानसभा के जितना भी स्टाफ है, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, खास करके अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी, मीडिया का, अधिकारीगण का, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये सदन विशेष तौर पर कुछ ऐसी यादें भी छोड़ के जा रहा है कि जिसमें आज इस समय जब समाप्त हो रहा है तो पूरा विपक्ष यहाँ उपस्थित नहीं है। ये ठीक है, बीच बीच में कुछ पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, कभी वॉकआउट होता है, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और अगर वो रहते हैं तो हमें भी कुछ बातों का जरूर ध्यान में आता है कि कहीं कोई गलती हो रही तो उसको सुधार करने में विपक्ष की मदद मिलती है। अगर वो यहाँ इस समय उपस्थित होते तो मैं उनका भी इस नाते से आभार प्रकट करता। लेकिन जितने भी बिल हैं, जितने एक्ट बने हैं, उनको सुने बिना, उसमें कोई संशोधन आदि दिए बिना वो चले गए हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि अपने साथियों को, चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, बिन माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। इस
इस बजट सत्र में 7 सिटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर जैसा लगभग 33 घंटे का काम पूरा हुआ है। एवरेज 5 घंटे रोज हम बैठे हैं और सुचारू रूप से इस काम को हमने चलाया है। इस बीच में एक दो घोषणाएं मैं करना चाह रहा हूं। एक तो पावर डिपार्टमेंट की एक मेरे पास ऐसी घोषणा आई है कि जब सड़कों का चौड़ा उनको किया जाता है, चौड़ाकरण होता है और नई सड़कें जो बनाते हैं उसमें कई बार बीच रास्ते में विद्युत के पोल होते हैं। अब उनको हटाने के लिए पहले हमेशा जिस डिपार्टमेंट को हटवाना होता था उसी को नोटिस दिया जाता था, पैसे जमा कराओ, इनको हटाएंगे तब अपना काम करना। लेकिन पावर डिपार्टमेंट को हमने भी कहा और उसमें से एक बात मान ली गई पावर विभाग के द्वारा, खास करके जो कंपनीज ने वो लगाए होते हैं, ट्रांसमिशन कंपनी ने, वो आप अपने खर्चे से ही सरकारी कामों में जो भी इस प्रकार के पोल होंगे बीच में, खास करके पंचायतों के जो रास्ते हैं उनमें सामान्य सड़क गली आदि जो है उनको वो अपने खर्च के ऊपर ही हटा देंगे। इस प्रकार का एक सूचना जो है मुझे देनी है। दूसरा एक विषय कुछ सदस्यों ने यहां भी उठाया था, उसकी शिकायतें मुझे भी पिछले कुछ समय से मिल रही हैं। और शिकायतें क्या, उनकी कंप्लेंट इस प्रकार की है कि हमने एक प्रावधान किया था कि 1 मार्च से जो ये डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो बोटलिंग है उसको प्लास्टिक के बजाय और शीशे की बोतलों में करेंगे, और ये एक हमने उस पॉलिसी में प्रावधान किया था। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो बातें मिली हैं उसमें से हमें भी ये ध्यान में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम बदलने से और उसको फिर कंप्लाई नहीं करें और फिर टकराव भी बने और उसमें से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई रेवेन्यू पर भी असर पड़ जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए समय ऐसा है, इस समय में हम उसको सोचते हैं कि इस पॉलिसी का जो समय है उस पॉलिसी तक हम उनको मैंडेटरी न करके उसको ऑप्शनल कर रहे हैं। अगर उसमें कोई शीशे की बोतल में लगाना चाहेगा तो भी ठीक है, अगर जो प्लास्टिक की बोतल में सप्लाई करता है तो भी ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई वो सरकार के सामने भी पेश ना हो और डिस्प्लेस को भी ना हो, और वो जो शंकाएं इधर की उधर की व्यक्त की जाती हैं उन शंकाओं को भी निर्मूल किया जा सके। एक बात, हमारा जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, जिस प्रॉपर्टी आईडी के बारे में इतने चर्चाएं जो हैं कि भी इसमें ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय इस समय केंद्र सरकार ने उसकी प्रशंसा की है, भारत सरकार ने, और उन्होंने विशेष रूप से 150 करोड़ रुपए की ग्रांट इसी काम के लिए दी है कि आप इसमें सुधार किया है, इसको और आगे बढ़ाएं। इस प्रकार की सूचना मुझे देनी है। आज के इस अवसर पर मैं समस्त सदस्यों का और समस्त बाकी सब लोगों का जिनका मैंने उल्लेख किया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाड़ियों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले ये सीमा 1 किलोमीटर थी। इसके साथ ही 300 मीटर तक डेरे व ढाड़ियों को दिए जाने वाली बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। 300 मीटर के बाद भी कोई कनेक्शन दिया जाता है तो उपभोक्ताओं से आधा खर्च लिया जाएगा और आधा खर्च सरकार वहन करेगी। पहले ये सीमा 150 मीटर थी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि डेरे व ढाड़ियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल के बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल नई लाइन का खर्च वहन करना होगा। गांव की फिरनी से पहले जहां 1 किलोमीटर तक के दायरे में डेरा ढाणी को कनेक्शन देने का प्रावधान था वो 3 किलोमीटर कर दिया गया है। यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के 300 मीटर तक अगर उसका कनेक्शन है तो पूरा खर्च उसका डिपार्टमेंट उठाएगा, और यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के फिरनी से 300 मीटर के बाहर है, पहले जो 150 मीटर के बाहर होता था उसका पूरा खर्च जो है वो कंज्यूमर से लिया जाता था। अब 300 मीटर के बाहर का भी अगर खर्च है 3 किलोमीटर तक तो उसका आधा ही खर्च लिया जाएगा, आधा खर्च सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन का जो ट्यूबवेल का खर्च है 3 किलोमीटर के अंदर, और बिजली के कनेक्शन यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बजाय वो गांव के कनेक्शन से कराना चाहता है तो उसका जो नई लाइन का खर्च है वो तो खर्च कराया जाएगा कंज्यूमर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। इस प्रकार का ये
प्रावधान किया है। सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेश को विकास के शिखर पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवा, गरीब और किसान का भला करना ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास है और इस पर लगातार मनोहर सरकार काम कर रही है, जो कि धरातल पर लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट से बयां होती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का विकास लगातार जारी है। हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से, प्रयासों से काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का मात्र एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।